कोशिका का, इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया है। कोशिका क्या होती है? ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। और ये दो टाइप्स की, संरचना के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर कितने टाइप्स की होती है? दो। एक हमने जाना है प्रोकैरियोटिक, दूसरा जाना है हमने यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में हमने देखा कि इसमें जो आनुवांशिक पदार्थ है जैसे डीएनए है वो उस प्रोटोप्लाज्म में स्वतंत्र अवस्था में क्या होता है? घूमता रहता है। लेकिन यूकैरियोटिक में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भरा होता है, उस न्यूक्लियोप्लाज्म में वो स्वतंत्र अवस्था में घूमता रहता है। और इसमें हमने देखा कि इसमें कोई विशेष अंगक नहीं पाए जाते हैं, कोई ऑर्गन नहीं पाए जाते, लेकिन इसमें सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं, चाहे वो लाइसोसोम हो, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम हो, लिपिड हो, वो प्लास्टिड हो, तो जितने भी होते हैं सब इसमें पाए जाएंगे, लेकिन इसमें नहीं पाए जाते। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने देख लिया था। अब उसके बाद देखिए कोशिका का जो सिद्धांत था वो स्लाइडेन तथा स्वान, जर्मनी के वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन और स्वान ने दिया, जिनके अनुसार कोशिका सिद्धांत क्या है? सभी जीव कोशिकाओं तथा उससे बने, जितने भी जीव होते हैं या तो कोशिकाओं से बने हैं या तो उससे जो उत्पाद होते हैं, उसके जो उत्पाद होते हैं उससे बने होते हैं। और कोशिका सभी जीवों की जो इकाई होती है वो आधारभूत इकाई होती है, बेसिक यूनिट होती है, वो जो सेल होती है। जैसे आगे अभी हम अपने शरीर के बारे में ही बात करें तो इसमें पहले भी हम बता चुके हैं कि ये जो सेल होती है, सेल जो होगी वो बनाएगी क्या? टिश्यू, टिश्यू बनाएगा क्या? ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर के बनाएंगे क्या? सिस्टम, सिस्टम मिलके बनाएंगे क्या? बॉडी। ठीक है, तो ये सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग या स्ट्रक्चरल यूनिट यहाँ पे किसकी है? सेल की। तो इसलिए जो सेल है वो क्या है? हमारे शरीर की सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, और ये हमारे लाइफ का एक बेस होता है, आधार होता है। तो इसके पहले बताया जा चुका है, जितने भी हम फंक्शन करते हैं, जितनी भी क्रियाएं करती हैं, वो सच में हम सेल में होने वाली क्रियाओं को ही संपादित कर रहे हैं। वो सारी क्रिया किस में हो रही है? सेल में हो रही है ना। तो अब देखिए यहाँ पे स्वान तथा स्लाइडेन नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत दिया, जिनके अनुसार प्रत्येक जीव जो होता है वो कोशिका या कोशिका से जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उससे बने होते हैं, और कोशिका जो होती है वो हमारे जीवन की या हमारे लाइफ की क्या होती है? आधारभूत इकाई होती है। ठीक है, अब इसमें कोशिकाओं के बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, जिनके बारे में हमने वैसे तो संक्षिप्त चर्चा उस संरचना में बना करके कर दी थी। अब उसी के बारे में विस्तृत हमें जानना है। तो सबसे पहले हमें जीवद्रव्य के बारे में जानना है। जीवद्रव्य जो होता है, या इसे हम कह सकते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। तो देखिए जीवद्रव्य क्या होता है? सभी कोशिकाओं में एक अर्ध जैली, मतलब थोड़ा गाढ़ा पदार्थ भरा रहता है, जिसे जीवद्रव्य कहते हैं। तो जीवद्रव्य क्या होता है? कोशिकाओं के अंदर एक लिक्विड भरा होता है, उसी लिक्विड को क्या कहते हैं? जीवद्रव्य, जीवों का द्रव्य। और ये जो जीवद्रव्य होता है यही हमारे जीवन का आधार होता है, यही जीवित जीवों का आधार होता है। क्योंकि हक्सले ने उसके आगे कहा भी है कि जीवद्रव्य जीवन की भौतिक आधारशिला है। जीवद्रव्य की खोज डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने। तो देखिए हक्सले ने क्या कहा? हक्सले ने कहा, हक्सले के अनुसार ये जो जीवद्रव्य होता है हमारे जीवन का भौतिक आधार, ये जीवन का क्या होता है? भौतिक आधार। नाम याद रखना, और उन्होंने क्या कहा था वो भी याद रखना। ये जो हक्सले ने कहा था कि जीवन का भौतिक आधार होता है कौन? जीवद्रव्य। इसकी खोज किसने की थी? खोज डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। जीवद्रव्य की खोज डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने की थी 1865 ईस्वी में। 1865 ईस्वी में डुजार्डिन 35 डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। और जीवद्रव्य जो नाम दिया वो किसने दिया था? पुरकिंजे ने। पुरकिंजे ने
इस लिक्विड को जीवद्रव्य नाम दिया। तो देखिए यहां से तीन बातें हमें पता चली हैं। तीन बातें कौन कौन सी हैं? पहला नंबर, जीवद्रव्य की खोज किसने की थी? डुजार्डिन ने। किस सन में? 1835 ईस्वी में डुजार्डिन ने की थी। कब की थी? 1835 ईस्वी में। दूसरा नंबर, हक्सले ने क्या कहा था? हक्सले ने कहा कि ये जो जीवद्रव्य होती है वो जीवन का भौतिक आधार है। जीवद्रव्य जो होती है वो जीवन का भौतिक आधार है। और पुरकिंजे ने, खोज तो इन्होंने कर दी लेकिन नाम नहीं दिया, पुरकिंजे ने जीवद्रव्य नाम दिया। इस जो द्रव होता है, कोशिका के अंदर जो द्रव भरा होता है, 1837 ईस्वी में 1837 ईस्वी में पुरकिंजे ने इस द्रव को जीवद्रव्य नाम दिया। तो देखिए खोज किसने की? डुजार्डिन ने 1835 में। नाम जीवद्रव्य रखा किसने? पुरकिंजे ने 1837 में। हक्सले ने इस जीवद्रव्य को क्या कहा? जीवन का भौतिक आधार कहा। ठीक है, अब उसके आगे देखिए, जीवद्रव्य को दो भागों में बांटा गया है। जीवद्रव्य को दो भागों में बांटा गया। एक क्या है? कोशिका द्रव्य। एक क्या है? साइटोप्लाज्म। और दूसरा क्या है? न्यूक्लियस। एक है साइटोप्लाज्म और दूसरा क्या है? न्यूक्लियस, या इसे हम कहेंगे कोशिका द्रव्य। और इसे कहेंगे केंद्रक। तो देखिए जीवद्रव्य क्या होता है? कोशिका के अंदर भरा हुआ एक अर्धजैली तरल पदार्थ होता है। और इसकी खोज किसने की थी? डुजार्डिन 1835 ईस्वी। नाम इसका जीवद्रव्य रखा पुरकिंजे 1837 में। और हक्सले ने इस जीवद्रव्य को क्या कहा? ये जो जीवद्रव्य होता है वो क्या होता है? जीवन का भौतिक आधारशिला होता है। और ये जो जीवद्रव्य है इसको दो भागों में बांटा गया, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक। तो सबसे पहले हम कोशिका द्रव्य के बारे में देख लेते हैं। कोशिका में या केंद्रक तथा कोशिका भित्ति के बीच। तो देखिए यहाँ पे फिगर बना देते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा। ये जो होता है तो देखिए कोशिका में या केंद्रक तथा कोशिका भित्ति के बीच पाया जाता है। तो ये इसके बीच में और इसके बीच में, ये केंद्रक है और ये कोशिका भित्ति। इन दोनों के बीच जो लिक्विड पाया जाता है, जो द्रव पाया जाता है, उसे क्या नाम दिया गया? कोशिका द्रव्य। इसका वर्णन 1862 में कोलिकर द्वारा, कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने इस कोशिका द्रव्य के बारे में विस्तार से बताया। कौन बताया? अब देखिए यहाँ पे कोशिका द्रव्य और जीवद्रव्य में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे कोलिकर ने 1862 में इसके बारे में बताया। ये कौन सा द्रव्य होता है? ये जो और जो ये जो जीवद्रव्य होता है वो दोनों मिलाकर, ये केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म और ये साइटोप्लाज्म, दोनों को मिला करके क्या बना है?
दोनों के संयुक्त रूप को, इसके अंदर के लिक्विड को, और ये लिक्विड क्या कहलाया, जीवद्रव्य। ये जो लिक्विड है साइटोप्लाज्म कहलाया। कौन सा लिक्विड, केंद्रक के बाहर और कोशिका भित्ति के अंदर वाला जो लिक्विड है वो क्या कहलाया, कोशिका द्रव्य कहलाया। तो देखिए कोशिका द्रव्य में विभिन्न कोशिकांग, जितने भी कोशिकांग पाए जाते हैं वो चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे जो भी हो, वो सब इसमें पाए जाते हैं। किसमें, कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में कौन कौन पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गाल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब किस में पाए जाएंगे, कोशिका द्रव्य में। तो देखिए अब ये कोशिका द्रव्य में विभिन्न कोशिकांग पाए जाते हैं। अब उसके बाद इसी के अंतर्गत, इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है क्या, कोशिका कला। कोशिका कला, या यहाँ पे इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लें, या सेल मेम्ब्रेन कह लें, या सेल वॉल कह लें, कुछ भी कह लें। ये सेल मेम्ब्रेन, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए कोशिका कला क्या होती है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के ठीक नीचे एक झिल्ली पाई जाती है जिससे कोशिका कला कहते हैं। तो देखिए पादप कोशिका में यहाँ पे, चलिए इसे मान लेते हैं ये पादप कोशिका है। तो ये बाहरी जो लेयर होती है ये सेल वॉल कहलाती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। और इंटरनल लेयर जो कहलाती है, अंदर की जो भित्ति कहलाती है, वो क्या कहलाती है, सेल मेम्ब्रेन। और यहाँ पे कॉमन क्या है, जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाया जाता, जबकि पादप कोशिका में सेल वॉल पाया जाता है। तो जंतु कोशिका में सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाएगा, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो देखिए इसके कार्य क्या होते हैं। कोशिका कला कोशिका की आकृति निश्चित बनाए रखती है। तो ये क्या करती है, कोशिका की जो आकृति होती है, शेप एंड साइज होती है, वो निश्चित बनाए रखती है। किसका काम होता है, कोशिका कला का। अपनी जैसी कोशिका की ये पहचान भी करता है। ये जो मेम्ब्रेन होता है वो क्या करता है, अपनी जैसी कोशिका की पहचान करता है। तीसरा नंबर आता है, इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। मतलब कहीं से अगर किन्हीं कारणवश टूट फूट जाए तो ये अपने आप क्या होती हैं, उसका निर्माण कर लेती हैं। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, कोशिका कला के अंदर पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। विभिन्न पदार्थों के आदान प्रदान का नियंत्रण करना। तो ये जो वॉल होती है ये क्या करती है, कौन सा पदार्थ अंदर जाना है और कौन सा पदार्थ इससे बाहर जाना है, इसका भी निर्धारण कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन करता है। ठीक है, तो देखिए जीव द्रव्य हम लोगों ने देखा, जीव द्रव्य को दो भागों में डिवाइड किया गया, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कोशिका द्रव्य में बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, जिसकी शुरुआत हम कहाँ से कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन से। और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये प्लाज्मा झिल्ली कहलाती है, या फिर हमारी कोशिका का जो बाहरी आवरण जो कोशिका को चारों तरफ से घेरे रखता है, ये क्या कहलाता है, सेल मेम्ब्रेन। इसका काम क्या होता है, कोशिका के अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी रक्षा या सुरक्षा करना सेल मेम्ब्रेन का काम है। दूसरा नंबर ये करता क्या है, कोशिका की साइज एंड शेप को निर्धारित करता है। तीसरा नंबर ये अपनी जैसी कोशिकाओं की पहचान भी करता है। तो ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है अपनी जैसी कोशिकाओं की क्या करता है, पहचान भी करता है। और इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता भी होती है। और लास्ट नंबर, किस पदार्थ को अंदर जाना है और किस पदार्थ को अंदर से बाहर जाना है, इसका भी निर्धारण कौन करेगा, सेल मेम्ब्रेन करेगा। तो देखिए अगला नंबर इसमें आता है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला नंबर इसमें आता है माइटोकॉन्ड्रिया। और ध्यान देना है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है इसे हमारे शरीर का क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ द एनर्जी या विद्युत घर। यह हमारे शरीर का क्या होता है, विद्युत घर होता है। क्योंकि जितने भी भोज्य पदार्थ हम लेते हैं, ठीक है, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, रेस्पिरेशन में लिया गया ऑक्सीजन उसकी वो कहाँ पे जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। उसकी उपस्थिति में भोज्य पदार्थ का क्या होगा, ऑक्सीडाइजेशन होगा। ऑक्सीडाइजेशन के फलस्वरूप ग्लूकोज बनेगा, एनर्जी बनेगी। वो एनर्जी इस माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है, किसके रूप में, एटीपी के रूप में। एटीपी जो होता है वो ऊर्जा देने वाला हमारा एक
अणु होता है जो एटीपी के रूप में संचित होता है, फिर वो एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट होता रहता है, टूटता है तो ऊर्जा निकलती है। तो हमें इसके बारे में देखना है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। नंबर का टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया तो देखिए, ये वैसे तो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता, इससे पहले बताया गया है कि प्रोकैरियोटिक सेल में विभिन्न कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सन 1880 में कोलिकर ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? सन 1880 में कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। ठीक है, तो देखिए तथा सी बेंडा ने इन संरचनाओं को माइटोकॉन्ड्रिया कहा। सी बेंडा ने इनकी संरचना, खोज तो कोलिकर ने कर दी थी, लेकिन सी बेंडा ने इन संरचनाओं को क्या कहा? माइटोकॉन्ड्रिया कहा। माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रोटीन लिपिड प्रोटीन की बनी। ये किसका बना है? प्रोटीन लिपिड प्रोटीन, क्योंकि इससे पहले बताया गया है कि हमारे शरीर की जो जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी सेल्स हैं, वो किसके बने होते हैं? प्रोटीन से। इसलिए प्रोटीन कौन सा न्यूट्रिएंट्स माना जाता है? बिल्डिंग ब्लॉक का, हमारे शरीर का निर्माणकारी तत्व माना जाता है। कौन? प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन से ही ये सारे ऑर्गन्स बने हैं, वो चाहे सेल हो या सेल के अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो। तो ये प्रोटीन से बने होते हैं, प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन का। तो देखिए इसमें डबल लेयर की झिल्ली होती है। एक लेयर ये है आउटर लेयर और एक अंदर की लेयर, जबकि आंतरिक झिल्ली अंदर की ओर अंगुली जैसी संरचना बनाती है। तो ये आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन है। और इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो अंदर की ओर घुस करके अंगुली जैसी संरचना बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। ये जो संरचना होती है ये क्या कहलाएगी? क्रिस्टी कहलाएगी। और क्रिस्टी पर बैडमिंटन का वो जो स्टिक होता है उसकी तरह बहुत सारे कण लगे होते हैं, ये जिसे F1 कण या ऑक्सीसोम कहते हैं। F1 कण या ऑक्सीसोम कहते हैं। और इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसे मैट्रिक्स नाम से जाना जाता है या मैट्रिक्स कहते हैं। इसके अंदर के लिक्विड को क्या कहा जाएगा? मैट्रिक्स कहा जाएगा। और इसकी लंबाई जो होती है 3 से 5 माइक्रोमीटर तक होती है। 3 से 5 माइक्रोमीटर तक होती है। ये अति सूक्ष्म कण होते हैं जो हमारे जीवद्रव्य में या जीवद्रव्य के अंतर्गत, जो अभी हमने पढ़ा कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र अवस्था में घूमते रहते हैं। जीवद्रव्य में स्वतंत्र अवस्था में घूमते रहते हैं। अब इसमें 3 संरचनाएं, वैसे तो इस F1 कण में 3 संरचनाएं नॉर्मल होती हैं। एक बेस होता है, एक स्टॉक होता है और एक हेड होता है। एक बेस होता है, एक स्टॉक होता है और एक हेड होता है। ये जो संरचना होती है ये बेस कहलाती है। ये जो संरचना होगी बेस होगी, ये स्टॉक होगी और ये हेड होगी। ये 3 संरचनाएं इसमें होती हैं। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो तरल भरा होता है वो मैट्रिक्स, और इसके अंदर जो राइबोसोम होते हैं वो 55S के पाए जाते हैं। और इनमें DNA तथा RNA भी उपस्थित होते हैं। और इसका कार्य, हम इसके कार्य के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट कक्षा में। तो देखिए अभी हमने आज क्या पढ़ा है? जीवद्रव्य पढ़ा। जीवद्रव्य की खोज डुजार्डिन ने की और इसका नाम जीवद्रव्य किसने रखा? पुरकिंजे ने। और जीवद्रव्य को हमारे जीवन का भौतिक आधारशिला किसने कहा? हक्सले ने। उसके बाद हमने देखा ये जो जीवद्रव्य होता है उसको कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। कौन कौन से? एक कोशिका द्रव्य और एक केंद्रक। तो कोशिका द्रव्य क्या होता है? केंद्रक और सेल मेम्ब्रेन के बीच जो लिक्विड भरा होता है उसे हम क्या कहेंगे? कोशिका द्रव्य। अब देखिए उसके बाद
इसमें बहुत सारे कोशिकांग घूमते रहते हैं या पड़े रहते हैं। इन कोशिकांगों में सबसे पहला नंबर हमने देखा कोशिका कला क्या होती है। ये कोशिका को चारों ओर से घेरे रखता है। इसका काम होता है कोशिका का निश्चित आकार प्रदान करना, आंतरिक अंगों की सुरक्षा करना, कौन से पदार्थ को अंदर आना है, कौन से पदार्थ को अंदर से बाहर जाना है उसका निर्धारण करना। ये सारा काम करता कौन है? कोशिका कला करता है। फिर दूसरा नंबर हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया देखी। ये हमारे शरीर का